Hello everyone, welcome back as we are doing chapter 4th Globalization and Indian Economy of 10th Economics, and in last two videos we have discussed about globalization, features of multinational corporations और MNCs कहाँ अपने प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करती हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। इसके अलावा ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ग्लोबलाइजेशन में क्या रोल है। लिबरलाइजेशन को भी हमने डिस्कस किया कि जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर्स को रिमूव किया और डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में होनी स्टार्ट हुई 1991 के बाद, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, कि हमारी कंट्री इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है। तो टू इम्पैक्ट्स हैं, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट है। पॉजिटिव इम्पैक्ट में इंडिया में यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बेनिफिट्स हुए हैं, बट नेगेटिव इम्पैक्ट में इंडिया में बहुत सारे लोगों को लॉस भी हुआ है। फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। पॉजिटिव इम्पैक्ट में सबसे पहले है यहाँ पर कि एडवांटेजेस फॉर कंज्यूमर्स ड्यू टू कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स। अब यहाँ पर लोकल प्रोड्यूसर्स का, सिर्फ लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ ही कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन बहुत वास्ट हो चुका है। अब हमारी इंडियन जो कंपनीज हैं उनका फॉरेन कंपनीज के साथ भी कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। तो अब ड्यू टू द कंपटीशन यहाँ कंज्यूमर्स को एडवांटेज मिल रही है, कंज्यूमर्स को यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है। क्या बेनिफिट मिल रहा है कि नंबर ऑफ गुड्स आर राइजिंग। अब मार्केट में लोगों के पास बहुत सारी चॉइसेस है, उनके सामने जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट कंपनीज के प्रोडक्ट्स हैं, फिर चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं या ऑटोमोबाइल्स हैं या सेलुलर फोन्स हैं। तो मार्केट में एक वाइड रेंज है प्रोडक्ट्स की, जिससे कि कंज्यूमर्स को एक अच्छी क्वालिटी के यानी कि बेस्ट क्वालिटी के और बहुत रीजनेबल कॉस्ट पे वो सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में मिल रहे हैं। एंड देयर इज अ ग्रेटर चॉइस ऑफ गुड्स फॉर कंज्यूमर्स बिकॉज ऑफ देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। आप एक मोबाइल फोन लेना चाहते हैं, कितनी सारी कंपनीज हैं और कितने अलग अलग मॉडल्स के मोबाइल्स हैं। एक गाड़ी परचेज करनी है तो डिफरेंट कंपनीज की, अलग अलग मॉडल्स की बहुत सारी गाड़ियां मार्केट में हैं। इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड लोअर प्राइसेस। अब कंपटीशन की वजह से प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं और साथ के साथ उनके प्राइसेस भी बहुत रीजनेबल हैं, जो कस्टमर को रीजनेबल प्राइसेस पे अच्छे जो मतलब गुड्स हैं वो मिल जाती हैं। पीपल एंजॉय मच हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मेनली अर्बन एरियाज में लोग बहुत जो है उनकी लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। अब वो लग्जरियस आइटम्स को एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर। एंड इंडियन कंपनीज हैज इमर्ज्ड एज मल्टीनेशनल कंपनीज। इंडिया की बहुत सारी कंपनीज आज मल्टीनेशनल कंपनीज बन चुकी हैं। उनके ऑफिसेज, उनके प्रोडक्शन यूनिट्स, उनकी फैक्ट्री सिर्फ इंडिया में ही नहीं है बल्कि वर्ल्ड में दूसरी कंट्रीज में भी उनका काम चल रहा है। उनके वहाँ पर भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं और फैक्ट्रीज हैं। टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी, एशियन पेंट्स। ये एग्जाम में 1 मार्क का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन की कौन सी कंपनीज हैं जो आज प्रेजेंट टाइम पे मल्टीनेशनल कंपनीज बन चुकी हैं। Many new job opportunities have been created। अब MNCs इंडिया में आ चुकी हैं तो उसके बाद बहुत सारी नई जॉब्स इन मल्टीनेशनल कंपनीज में लोगों के लिए क्रिएट हुई, यानी लोगों के पास अब जॉब की बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैव बीन हिट हार्ड ड्यू टू द कंपटीशन। अब जो फॉरेन कंपनीज आ रही हैं इंडिया में तो उसकी वजह से जो इंडियन स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं कि जिनका बहुत ज़्यादा उस फैक्ट्री में या उस प्रोडक्शन यूनिट्स पे ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ और उनके पास कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, नई मशीन्स नहीं है, यानी उन्होंने अपनी मशीन्स को अपग्रेड नहीं किया है,
या उनके पास लैक ऑफ मनी है कि बहुत अधिक पैसा नहीं है कि वो और अधिक एडवांस अपनी फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन कर पाए। तो ऐसी कंपनीज, ऐसे स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स, वो एक हिट हार्ड यानी कि उनको एक धक्का लगा है बहुत ज़्यादा, वो इस कंपटीशन में स्टैंड नहीं कर पाए और आज रिजल्ट क्या निकला कि उनके फैक्ट्रीज या उनके जो प्रोडक्शन यूनिट्स है वो बंद हो चुके हैं, वो आज नहीं है। सेकेंड है सेवरल ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स हैव बीन शट डाउन, कि बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट्स बंद हो चुके हैं। एंड मैनी वर्कर्स आर जॉबलेस। अब वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स, वहाँ जो वर्कर्स उनकी फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे और फैक्ट्रीज बंद होने के बाद वो सारे वर्कर्स जॉबलेस हो गए। एंड MNCs एम्प्लॉय वर्कर्स ऑन टेम्परेरी बेसिस। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है MNCs का कि MNC इंडिया में आकर यहाँ पर जो वर्कर्स को हायर करती है वो टेम्परेरी बेसिस है, यानी परमानेंट बेसिस पर नहीं है। उन वर्कर्स की जॉब सिक्योर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया में कोई गारमेंट फैक्ट्री है और कोई एक फॉरेन MNC आकर जो है उसको कुछ ऑर्डर्स देती है और वो ऑर्डर एटलीस्ट 1 और 2 मंथ्स में प्रिपेयर करना है, रेडी करना है। वो सारा गारमेंट्स का जो है जो उनको ऑर्डर मिला है वो उन्होंने बहुत ही शॉर्ट पीरियड में रेडी करना है। तो वो क्या करेंगे, बहुत सारे वर्कर्स को टेम्परेरी बेसिस पे हायर कर लेंगे और डे एंड नाइट शिफ्ट में, यानी पूरा टाइम उनसे काम करवाएंगे और जैसे ही वो ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा तो वर्कर्स को वहाँ से रिलीव कर दिया जाएगा। तो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पर इंडिया में कि जब भी इन कंपनीज को वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है तो इन वर्कर्स को वो हायर कर लेते हैं और जब ज़रूरत नहीं होती तो उनको फिर काम से हटा दिया जाता है। तो इससे वर्कर्स की लाइफ पर एक बैड इम्पैक्ट है, एक साइड मतलब बुरा इम्पैक्ट है। नाउ वर्कर्स आर जॉब आर नो लॉन्गर सिक्योर, कि उनकी जॉब सिक्योर नहीं है कि लॉन्ग पीरियड तक वो पर्टिकुलर एक MNC के साथ जुड़े रहेंगे, वहाँ पे काम करते रहेंगे, ऐसी कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी गई है। And only few Indian companies are able to invest in new technology. अब इंडिया की सारी कंपनीज नई टेक्नोलॉजी को खरीद पाने में सक्षम नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इतना पैसा उनके पास नहीं है कि वो इन्वेस्ट करें और न्यू टेक्नोलॉजी को दूसरी कंट्री से यहाँ मंगवाएं और अपने जो मशीन्स हैं उनको अपग्रेड करें या अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करें। तो कंपटीशन की वजह से वो काफ़ी पीछे रह गई हैं और उनको बहुत प्रॉफिट नहीं हो रहा। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो धीरे धीरे करके उनकी फैक्ट्रीज बंद होती जा रही है और कुछ एक ही कंपनीज हैं जो मतलब इस कंपटीशन में आगे जा रही हैं और फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके अच्छा बेनिफिट वहाँ पर अर्न कर रही हैं, उनको बहुत बेनिफिट हो रहा है, या फॉरेन कंपनीज के साथ मिलकर वो जो काम कर रही हैं उसका बेनिफिट वो इंडियंस को भी हो रहा है और फॉरेनर्स को भी हो रहा है। बट स्मॉल प्रोड्यूसर्स यहाँ पर कंपटीशन नहीं कर पा रहे तो वो उनसे काफ़ी पीछे रह गए हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं ग्लोबलाइजेशन के इंडियन इकोनॉमी पर और कुछ जो है नेगेटिव इम्पैक्ट हैं इंडियन इकोनॉमी पर। और मेनली यहाँ पर जो सफ़र कर रहे हैं वो वर्कर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है, वर्कर्स को जो है जॉब की सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है MNCs के द्वारा। स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब इंडियन गवर्नमेंट ने जब 1991 के बाद लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, ट्रेड बैरियर से रिमूव किए, अब इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि फॉरेन कंपनीज आए और इंडिया में डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो, कि फॉरेन कंपनीज यहाँ पर अपने ऑफिसेज बनाएं, अपने बिजनेस सेटअप करें या लोकल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके यहाँ पे उस काम को एक्सपेंड करें। इससे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का वो काफ़ी इंक्रीज होगा, बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी। जितने भी पढ़े लिखे यूथ हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग में हैं या मतलब ऑटोमोबाइल की कंपनीज में या जो MBAs हैं, उन सबको अलग अलग कंपनीज में जॉब्स मिल जाएंगी। अब डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं। फर्स्ट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, की कुछ इंडस्ट्रियल जोन्स को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में कन्वर्ट किया गया है और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज से जुड़े हुए हैं। लाइक ये फॉरेन कंपनीज को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में, वाटर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन में,
कि वो जो फॉरेनर्स यहाँ आकर रहेंगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो उनका जो रेजिडेंशियल एरिया होगा जहाँ वो रह रहे हैं, तो वहाँ पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज उन लोगों को मिलें। और कंपनीज डोंट हैव टू पे टैक्सेस फॉर इनिशियल पीरियड, एटलीस्ट 5 years के लिए उन कंपनीज को कोई टैक्स भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन सिर्फ और सिर्फ उन फॉरेन कंपनीज और डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर स्टेप उठाया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर। कि लेबर में फ्लेक्सिबिलिटी है, ये एमएनसीज जो है लेबर को टेम्परेरी बेसिस पे एम्प्लॉय कर सकती हैं, हायर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि परमानेंट बेसिस पे ही वो इन एम्प्लॉयज को हायर करे, वर्कर्स को हायर करे। ये किस लिए है? सो दैट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर कंपनी, कि कंपनी को मैक्सिमम यानी ह्यूज प्रॉफिट हो, लेबर की कॉस्ट वहां पर रिड्यूस हो, कि लेबर को कम से कम सैलरी देनी पड़े और लेबर को कम पीरियड के लिए हायर करना पड़े और कंपनी का प्रॉफिट हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर जो है ये भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये फॉरेन कंपनीज को प्रोवाइड किया गया है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का फेयर ग्लोबलाइजेशन, कि अभी तक हमने स्टडी किया कि ग्लोबलाइजेशन के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। इट मीन टू से कि इसका फेयर जो रिजल्ट है वो सबको नहीं मिल रहा है, फेयर ग्लोबलाइजेशन नहीं है। ग्लोबलाइजेशन हैज बेनिफिट ओनली वेल ऑफ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, कि कुछ एक कंपनीज हैं जो आज मल्टीनेशनल कंपनीज में इमर्ज हो गई हैं, कुछ एक वेल ऑफ बायर्स हैं जिनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर फायदा हो रहा है, कुछ एक प्रोड्यूसर्स हैं जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं इन कंपनीज को या उनके साथ पार्टनरशिप करके वो काफी फायदे में हैं। बट मैनी स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स हैव सफर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ राइजिंग कंपटीशन, कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है जिसकी वजह से स्मॉल प्रोड्यूसर्स वहां पर स्टैंड नहीं कर पाए। But fair globalization ensure the benefit of globalization must be shared among all, कि सबको इसका फायदा मिले, फिर चाहे वो वर्कर है यानी स्किल्ड लेबर है या अनस्किल्ड लेबर है, एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है। अब फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट का ही यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल है। गवर्नमेंट कैन टेक सम स्टेप्स। फर्स्ट है कि जो लेबर लॉज बनाए गए हैं, कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेबर तो इन्होंने दे दी उन कंपनीज को, बट लेबर की सिक्योरिटी के लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं। अब गवर्नमेंट ये इंश्योर करे दैट लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड और नोट, कि कहीं पर उस लेबर का उन फैक्ट्रीज में उन वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा, मतलब उनके जो वर्किंग आवर्स हैं वो भी फिक्स हों, सैलरीज भी उनको अच्छी मिले, सो दैट कि वहां पर उन वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो और उन लेबर लॉज का प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन हो। सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो हैं, जो आज बहुत मतलब हार्ड हिटिंग हो रही है, पीछे की तरफ जा रहे हैं, उनके प्रोडक्शन यूनिट्स बंद हो रहे हैं, वो घाटे में जा रहे हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे ताकि उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो, वो भी अदर कंपनीज के साथ कंपटीशन कर पाए, ना कि वो लॉस में आके अपने फैक्ट्रीज या अपने प्रोडक्शन यूनिट्स बंद कर दें। एंड इफ नेसेसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टेड बैरियर्स यूज, कि अगर जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट यहाँ पर बैरियर्स का भी यूज कर सकती है कि कौन से प्रोडक्ट्स दूसरी कंट्री से यहाँ आने चाहिए और कौन से प्रोडक्ट्स नहीं आने चाहिए। नेगोशिएट द WTO फॉर फेयरर रूल्स। अब इंडियन गवर्नमेंट WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फेयर रूल को भी यहाँ पर नेगोशिएट कर सकती है। एंड अलाइन विद डेवलपिंग कंट्रीज टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन WTO। अब बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज के साथ इंडियन गवर्नमेंट मिलके WTO के ऊपर जो डेवलप्ड कंट्रीज का इन्फ्लुएंस है उनके अगेंस्ट में आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि सभी डेवलपिंग कंट्रीज का ऑलमोस्ट सेम इंटरेस्ट होगा। अब अगर हमें ये दिखाई दे रहा है कि फेयर ट्रेड नहीं है, फेयर रूल नहीं है, WTO के ऊपर डेवलप्ड कंट्रीज का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है,
तो वहाँ हम उनके अगेंस्ट में कुछ एक्शन ले सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है कि ग्लोबलाइजेशन का जो भी बेनिफिट है वो सबको मिले, ये नहीं कि कुछ लोग जो है, कुछ प्रोड्यूसर्स और कुछ कस्टमर्स को ही फायदा हो और बाकी सब जो है लॉस में जाए और उनको ग्लोबलाइजेशन का कोई भी बेनिफिट ना मिले। तो उसके लिए गवर्नमेंट को प्रॉपरली जो है स्टेप्स उठाने चाहिए। और ये जो लास्ट टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसी के साथ ही हमारा ये पूरा चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी यही कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने स्टार्टिंग से एमएनसीज का क्या रोल है और एमएनसीज की क्या फीचर्स हैं, एमएनसीज की वजह से लोकल कंपनीज को क्या बेनिफिट हो रहा है, और ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी। तो ये सारे ही टॉपिक्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत इजी हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।